6 दिसंबर 1917 की सुबह हैलिफैक्स का पोर्ट धुंध में डूबा हुआ था, जहां सुबह के धुंधले प्रकाश में दो जहाज एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये एक सामान्य सुबह थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सुबह इतिहास के सबसे भयानक दिनों में से एक बनने वाली थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी चिंगारियों से उनमें से एक जहाज में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग बढ़ती ही जा रही थी। जहाज में आग लगते ही उस पर मौजूद सारे क्रू ने इस जहाज को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हैलिफैक्स के निवासियों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो सिर्फ एक जलते हुए जहाज को देख रहे थे और उत्सुकता से तट पर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन 20 मिनटों बाद सुबह करीब 9:04 पे मानव इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड विस्फोट हुआ, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब से पहले दुनिया का सबसे विनाशकारी विस्फोट माना जाता है। पल भर में हैलिफैक्स का उत्तरी हिस्सा मिट्टी में मिल गया, यानी एक शहर सिर्फ 15 सेकंड में तबाह हो गया। लेकिन आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। हैलिफैक्स, जो कि कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रदेश का एक शहर है, और 1917 में यही हैलिफैक्स एक बिजी वॉर टाइम पोर्ट सिटी बन चुका था, क्योंकि इस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 1 को चलते हुए 3 साल हो चुके थे, जहां वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया के लिए एक बदकिस्मती और तबाही बनकर आया। लेकिन वहीं ये वॉर हैलिफैक्स के लिए एक गुड लक साबित हुआ, क्योंकि कई सालों की आर्थिक परेशानियों के बाद ये शहर कनाडा के वॉर एफर्ट्स का मुख्य केंद्र बन गया था। उत्तर अमेरिका के सबसे गहरे और बिना बर्फ जमने वाले बंदरगाहों में से एक होने के कारण हैलिफैक्स वो जगह थी जहां से हजारों कैनेडियन, ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन सोल्जर यूरोप के बैटलफील्ड की ओर रवाना होते थे या फिर वहां से वापस लौटते थे। जहां हैलिफैक्स की पॉपुलेशन, जो पहले लगभग 50,000 की थी, वो और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे सोल्जर और नेवी ऑफिसर्स हैलिफैक्स में आने लगे थे, जहां ये लोग पोर्ट की एक्टिविटी को मैनेज करने और युद्ध की तैयारियां देखने के लिए तैनात थे। पोर्ट पर गेहूं, लकड़ी, कोयला, खाना, गोला बारूद और हथियार पहले रेलवे ट्रैक से पहुंचते और जहाज के जरिए युद्ध के लिए भेजे जाते। इस बिजी एनवायरनमेंट ने हैलिफैक्स की इकोनॉमी को बूस्ट किया, जहां बहुत सारी नई नई नौकरियां भी बन सकी। बड़ी संख्या में माइग्रेंट यहां पर काम की तलाश में आने लग गए। लेकिन कई सारे हैलिफैक्स के लोगों को डर था कि जर्मन की बैटल शिप्स कभी भी यहां पर आकर हमला कर सकती है। इसीलिए जर्मन सबमरीन्स को रोकने के लिए पोर्ट की एंट्रेंस पर अंडर वाटर नेट बिछा दिए गए, जहां दिन में समय समय पर इन जालों के दरवाजे खोले जाते ताकि जहाज अंदर बाहर जा सके। पोर्ट के सबसे अंदर बेडफोर्ट बेसिन था, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ वाटर एरिया था। ये जगह कनाडा के वॉर एफर्ट्स के लिए बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि यहाँ से अटलांटिक महासागर पार करने वाले कॉन्वॉयज वेट किया करते थे। दरअसल ये काफिले सोल्जर और सप्लाई को यूरोप भेजने से पहले यहाँ पर इकट्ठा होते थे। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में पोर्ट में एक बहुत बड़ा नॉर्वेजियन जहाज ईमो खड़ा था, जो कि हैलिफैक्स से न्यूयॉर्क जाने वाला था। इस जहाज का मकसद वॉर से अफेक्टेड बेल्जियम के लोगों के लिए रिलीफ सप्लाईज ले जाना था, और ईमो के साइड में बड़े अक्षरों में बेल्जियम रिलीफ भी लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा जहाज मॉन्ट ब्लांक था, जो कि फ्रेंच म्यूनिश यानी कि विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ था। इस जहाज में टन्स ऑफ बेंजोल, पिक्रिक एसिड, TNT और गन कॉटन भरा हुआ था, और ये सारी चीजें खतरनाक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आती है। ये जहाज हैलिफैक्स में आकर एक कॉन्वेय के साथ यूरोप जाने वाला था। लेकिन वॉर से पहले हैलिफैक्स के पोर्ट पर यहाँ के नागरिकों का कंट्रोल था, और विस्फोटक सामग्री वाले जहाजों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वॉर टाइम में ब्रिटिश एडमिरलिटी ने इस पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और ऐसा रूल बना दिया कि अब यहाँ पर ऐसे एक्सप्लोजन से भरे हुए जहाज भी बेडफोर्ड बेसिन तक जा सकते थे। वहीं 6 दिसंबर 1917 की सुबह ईमो जहाज पोर्ट से बाहर निकल रहा था। ये बेडफोर्ड बेसिन से निकल करके नैरोज नामक तंग रास्ते से साउथ की ओर बढ़ रहा था। आमतौर पर बाहर जाने वाले जहाज वेस्टर्न पार्ट से निकलते थे, लेकिन ईमो इसके अपोजिट ईस्टर्न पार्ट डार्टमाउथ की तरफ से जा रहा था। इस कारण इसके रास्ते में आने वाले जहाजों को इसकी राइट साइड की तरफ से गुजरना
पड़ रहा था, जबकि वो पोर्ट की लेफ्ट साइड से जाने वाले थे। ईमो के कप्तान के साथ एक अनुभवी पायलट विलियम हाइंस था, जिसे इस पोर्ट के नेविगेशन रूल की अच्छी जानकारी थी। लेकिन उस सुबह ईमो ने 2 जहाजों को गलत दिशा में पास किया, जिससे ये जहाज बहुत ही ज्यादा ईस्टर्न डायरेक्शन में चला गया, यानी कि गलत लेन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मॉन्ट ब्लांक जहाज एक दिन पहले ही हैलिफैक्स में पहुंच गया था और रात भर पोर्ट के हार्बर पर अपने एंकर को पानी में डालकर खड़ा था। 6 दिसंबर की सुबह पोर्ट के ऑफिशियल्स ने इसे बेडफोर्ड बेसिन की ओर बढ़ने की परमिशन दे दी। हालांकि इस जहाज में खतरनाक विस्फोटक मटेरियल भरे हुए थे, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई विशेष सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं अपनाए गए। और तो और दूसरे जहाजों को ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी गई कि मॉन्ट ब्लांक के सेफली निकलने तक रुके रहे। फ्रांसिस मैकी, जो कि मॉन्ट ब्लांक के हार्बर पायलट थे, वो इस जहाज को डर्ट माउथ की ओर से नैरोज में ले जा रहे थे। लेकिन जब उसने देखा कि ईमो जहाज उसकी तरफ सीधा बढ़ रहा है, तो फ्रांसिस को लगा कि शायद से ये जहाज गलत लेन में आ गया है। इसीलिए उसने कई बार शिप की विसल बजाई, लेकिन उसने देखा कि ईमो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उसकी तरफ आ रहा था। पोर्ट पर अगर इतना बड़ा जहाज इतनी तेज रफ्तार से चले तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ही इस पोर्ट का एक रूल भी था कि पोर्ट के अंदर आने वाले जहाजों को बाहर जाने वाले जहाजों के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन ईमो इस नियम को तोड़ रहा था। फ्रांसिस ने अपने जहाज की सिग्नल विसल से एक बार सीटी बजाई, ताकि गलत लेन में चल रहे ईमो को संकेत दिया जा सके कि मॉन्ट ब्लांक को इस रास्ते से जाने का अधिकार है। लेकिन ईमो ने 2 बार सीटी बजाकर जवाब दिया, जिसका मतलब था कि वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते मॉन्ट ब्लांक के कैप्टन ने इसका इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और इस जहाज को थोड़ा सा राइट साइड डार्ट माउथ की डायरेक्शन में कर दिया। हालांकि उन्होंने फिर से एक बार सीटी बजाई, लेकिन ईमो की तरफ से दोबारा 2 सीटी का जवाब आया। कई बार विसल सिग्नल देने के बाद दोनों शिप्स ने अपने अपने इंजन बंद कर दिए, लेकिन उनका मोमेंटम उन्हें एक दूसरे की तरफ एक स्पीड के साथ ले जा रहा था। जब दोनों जहाज एक दूसरे के बहुत पास आ गए तो दोनों जहाज के कैप्टन ने कोलिजन से बचने की कोशिश की, जहां मॉन्ट ब्लांक के कैप्टन के द्वारा इसे जल्दी से लेफ्ट साइड पर मोड़ने का ऑर्डर दिया गया, ताकि ये जहाज ईमो के सामने से निकल जाए और टक्कर को टाला जा सके। लेकिन तभी ईमो की तरफ से 3 बार सीटी बजाई गई, जिसका मतलब था कि उन्होंने अपने इंजन को रिवर्स में डाल दिया है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद ईमो तेजी से जाकर मॉन्ट ब्लांक के लेफ्ट साइड के नंबर 1 होल्ड से टकरा गया, जहां पर ज्यादातर मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। ये टक्कर सुबह करीब 8:45 पर हुई। हालांकि इस टक्कर से मॉन्ट ब्लांक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज के डेक पर रखे हुए बैरल गिर गए और टूट गए, जिससे बेंजोल यानी एक तरीके का पेट्रोल पूरे डेक पर फैल गया और तेजी से जहाज के होल्ड तक भी चला गया। इस बात से अनजान ईमो के कैप्टन ने इस जहाज के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और जहाज को पीछे लिया, जिसके फ्रिक्शन से वहां पर चिंगारियां क्रिएट हो गई, जिन्होंने वहां पर मौजूद बेंजोल में आग लगा दी। अब क्योंकि बेंजोल हाईली फ्लेमेबल होता है और वो छोटी सी चिंगारी से भी जल सकता है, जिसके चलते वहां चारों तरफ केवल काला धुआं उठने लग गया। मॉन्ट ब्लैंक के कैप्टन ने सोचा कि ये जहाज किसी भी वक्त फट सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने क्रू को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। जहां देखते ही देखते पूरा मॉन्ट ब्लैंक का क्रू लाइफ बोट में बैठ करके जहाज से भाग निकला और डर्ट माउथ की ओर जाने लगा। करीब 20 मिनटों तक मॉन्ट ब्लांक जलता रहा, जिससे आसमान में घना काला धुआं फैलने लग गया। जब ये नजारा वहां पर मौजूद लोगों ने देखा तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गए और सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए वो अपनी अपनी खिड़कियों या फिर सड़कों के पास आकर खड़े हो गए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसी दौरान जलता हुआ मॉन्ट ब्लांक हैलिफैक्स के पियर 6 की ओर बहने लग गया, जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका था। यहाँ पर घर, दुकानें, दूसरे जहाज, रॉयल नेवल कॉलेज और एक बड़ी शुगर रिफाइनरी भी थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि यहाँ पर मौजूद किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद क्या होने वाला है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के। दरअसल पोर्ट के पास मौजूद रेलवे यार्ड में 2 व्यक्तियों को
मोंट ब्लांक जहाज में मौजूद एक्सप्लोजिव मटेरियल और होने वाले धमाके का अंदाजा था। चीफ क्लर्क विलियम लोवेट ने यार्ड में मौजूद लोगों को मोंट ब्लांक के खतरनाक कार्गो के बारे में बताया और एक एजेंट को फोन करके होने वाले खतरे की चेतावनी दे दी। इस एजेंट का नाम विंसेंट कोलमैन था, जो कि एक रेलवे डिस्पैचर थे। ये हैलिफैक्स के पेनिनसुला पर आने वाली मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के ट्रैफिक को कंट्रोल में रखते थे। जैसे ही उनको खबर मिली तो वो तुरंत अपने ऑफिस से भागने की तैयारी करने लग गए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सारी ट्रेनें हैलिफैक्स में आने वाली है, जिनमें सुबह 8:55 पे सेंट जॉन से आने वाली पैसेंजर ट्रेन भी शामिल थी, जिसमें सैकड़ों यात्री उसमें सवार होकर यहाँ पर आने वाले थे। जिसके चलते विंसेंट तुरंत टेलीग्राफी मशीन के जरिए मैसेज भेजने लग गया ताकि हैलिफैक्स में आने वाली ट्रेनों को रोका जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मोंट ब्लैंक की आग बढ़ती जा रही थी। इस चीज को जानते हुए भी विंसेंट उसी जगह पर डटे रहे। विंसेंट के द्वारा भेजा गया संदेश उन शुरुआती चेतावनियों में से एक था, जिससे बाहरी दुनिया को पहली बार हैलिफैक्स में होने वाली घटना का पता चल पाया। लेकिन सुबह करीब 9:04 और 35 सेकंडों पे मोंट ब्लैंक में एक भीषण विस्फोट हुआ। हर दिशा में एक शक्तिशाली शॉक वेव फैली और इसके तुरंत बाद एक सुनामी हैलिफैक्स और डार्टमाउथ के किनारे से टकरा गई। रिचमंड क्षेत्र के 2.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जहां कुछ जगहें विस्फोट से, कुछ सुनामी से, तो कुछ इमारतों के ढहने के कारण लगी आग से जलकर राख हो गई। घर, ऑफिसेस, चर्च, फैक्ट्रियां, जहाज, रेलवे स्टेशन, मालगाड़ी यार्ड और वहां मौजूद हजारों लोग एक ही पल में खत्म हो गए। विस्फोट का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि 100 किलोमीटर दूर ट्रोरोर में खिड़कियों के कांच चटक गए और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड तक धमाके की आवाज सुनाई दी। मोंट ब्लैंक का एक बड़ा हिस्सा भाप में बदल गया और आसमान में एक विशाल आग का गोला बनकर उठा। जहाज का भारी भरकम एंकर का टुकड़ा उड़ करके 4 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट आर्म तक पहुंच गया, जहां ये आज भी मौजूद है। ईमो जहाज धमाके के झटके से किसी खिलौने की तरह हवा में उछल करके डार्टमाउथ के किनारे गिर गया। जलते हुए मेटल के टुकड़े और काले कार्बन के कणों की बारिश हैलिफैक्स पर होने लगी। इस भीषण विस्फोट में लोग भी हवा में उछल गए। जहां ज्यादातर हैलिफैक्स और डार्टमाउथ के नॉर्थर्न एरियाज में इस तबाही का सबसे अधिक असर देखा गया। जो घर शॉक वेव से गिरने से बच गए थे वह भी बाद में आई सुनामी की लहरों में समा गए। पेड़ और टेलीग्राफ के खंभे टूट करके गिर चुके थे। यहाँ तक कि रिचमोंड प्रिंटिंग कंपनी जैसी पत्थर और कंक्रीट की बनी इमारत भी मलबे में बदल गई। रेलवे यार्ड और पोर्ट पर बने बड़े बड़े गोदाम, पियर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। बचे हुए लोग जो घायल और सदमे में थे वो सब मलबे के बीच भटक रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इस इवेंट में लगभग 1900 लोग मारे गए और 9000 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें सैकड़ों लोगों की आंखें पूरी तरीके से फूट चुकी थी। विंसेंट और चीफ क्लर्क भी इस इवेंट में नहीं बच पाए क्योंकि वो लगातार टेलीग्राफी की मदद से सबको चेतावनी दे रहे थे, जिससे कई सारी ट्रेन्स हैलिफैक्स पर पहुंचने से पहले ही रुक गई, जिससे कई सारे लोगों की जान बच पाई सिर्फ इन्हीं के कारण। लेकिन इस एक्सप्लोजन की ताकत इतनी खतरनाक थी कि 25,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए या फिर उनके पास रहने लायक सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सिचुएशन और खराब तब हो गई जब अगले दिन एक भयंकर बर्फीला तूफान यहाँ पर आ पड़ा, जिसके चलते ये ट्रेजेडी हिस्ट्री में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बन गई। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।